फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल दृश्यम। तो फ्रेंड्स, आज यूनिट 2 शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसको बहुत इजी वे में लिखा है मैंने, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा आपको समझने में, और मुश्किल से 3-4 पेज का और आप सारे यूनिट समझ जाएंगे। 4-5 पेज का हमने बनाया है। ये सिर्फ मतलब मुश्किल से आपको 10-15 मिनट लगेगा सीखने में, और पूरी आपको यूनिट 2 भाई एक भी टॉपिक नहीं छूटा, सारा टॉपिक कवर। अगर आपको लगता है कि कोई डेडिकेटेड टॉपिक छोटा हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा वो टॉपिक क्या है, कहाँ छूटा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यूनिट 2 में यह है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब हम रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये तो चैप्टर का नाम है, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, कई बार आ चुका है। तो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस, ये डिस्क्राइब करता है व्हाट फंक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर अ सॉफ्टवेयर। एक रिक्वायर्ड को बनाने के लिए क्या क्या, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें क्या क्या फंक्शनलिटीज़ चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। Process a long document written in natural language which describe what software will without describe now without describe how it do। मतलब ये बताता है, ये प्रोसेस है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, जो ये बताता है कि जो हमें पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो हमारा बनने वाला है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखता है जो कि नेचुरल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, जिसको हम SRS बोलते हैं। अभी भी पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के बेसिकली 4 फेज होते हैं: रिक्वायरमेंट एलिसिएशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट रिव्यू। देखिए समझते हैं इसको। सॉफ्टवेयर, जैसे हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, एलिसिएशन करेंगे, मतलब रिक्वायरमेंट देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है पहला। उसके बाद देखेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो रिक्वायरमेंट हमें मिली है क्या वो फिजिबल है कि नहीं, वो बन सकती है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है कि नहीं, उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करेंगे तो जो हमें फाइनल रिकॉर्ड मिलेगा कि हमें ये रिक्वायरमेंट फाइनली हमारी बन जाएगी, फिजिबल है, तो उसको हम डॉक्यूमेंट में लिख लेंगे और उस डॉक्यूमेंट का फर्दर रिव्यू कर लेंगे और वो फिर हम उसको SRS बना लेंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये SRS। ठीक है, अब क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट रिलीसेशन क्या है, इसको विस्तार में लिखा गया है। गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट गैदर करता है और उसके बाद क्या करता है, परफॉर्म बाय एक्सपीरियंस मेंबर, ये एक्सपीरियंस मेंबर द्वारा परफॉर्म होता है रिक्वायरमेंट रिलीसेशन। कस्टमर को नीड को आइडेंटिफाई करता है। एंड बहुत ईजी वे में लिखा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आइडेंटिफाई डिफेक्ट, इनकन्सिस्टेंसी एंड अदर प्रॉब्लम। एनालिसिस में देखते हैं कि कोई डिफेक्ट तो है नहीं, कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, कोई अदर प्रॉब्लम नहीं है। ये वैलिडेशन, ये क्या करता है, बेस्ड अपॉन वैलिडेशन, कंसिस्टेंसी एंड फिजिबिलिटी। और एनालिसिस ये भी चेक करता है वो वैलिडेट है कि नहीं या फिजिबल है कि नहीं। ऐसा नहीं जैसे किसी क्लाइंट या यूज़र ने डिमांड कर दिया कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हम किसी आदमी को सामने से थप्पड़ मार सके, तो ऐसा तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ना। तो वो यही सब डिफाइन करता है कि पॉसिबल है, फिजिबल है या नहीं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, अब जब हमें देख लिया कि फिजिबल है तो हमने डॉक्यूमेंट बना लिया जो SRS बनता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट रिव्यू, हमारा SRS बन गया, उसका हम रिव्यू करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं कि इम्प्रूव करते हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड SRS। गुड SRS की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब जो आप SRS लिखें वो सही होना चाहिए। दूसरा, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब आपने कोई SRS जैसे बनाया तो पहले तो आप देखिए कि करेक्ट हो। ठीक है, ये पूरा SRS करेक्ट। फिर अनएम्बिगुअस हो, मतलब एक ही शब्द का एक ही मतलब निकलता हो, वन मीनिंग। ठीक है, और कंप्लीट होना चाहिए SRS। कंसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब लगातार लिखा होना चाहिए, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। मॉडिफाइबल होना चाहिए, जैसे मान लिया यूज़र की नीड बढ़ गई तो उस हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सके कि हाँ SRS में एक चीज़ और ऐड कर दो। वेरीफाइबल होना चाहिए, मतलब कस्टमर और यूज़र दोनों को देख लेना चाहिए, कस्टमर को भी और क्लाइंट को भी, या जो मतलब जिससे हम सॉफ्टवेयर बना डेवलपर टीम वेरीफाई कर ले कि पर्टिकुलर चीज़ सही या नहीं। रैंक बाय इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के हिसाब से रैंक किया गया हो, जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को ऊपर लिखा गया हो, उसके बाद उससे लेस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब आते हैं डाटा फ्लो डायग्राम में। डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, डाटा फ्लो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, कि ये नहीं दिखाता है कि प्रोसेस ऑपरेट जो हुआ है वो सीक्वेंस में पैरेलल में, सिर्फ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। ठीक है, अब सिंबल्स क्या होते हैं DFT में, पहले प्रोसेस या फंक्शन, इसमें दिखाती है एक्टिविटी या फंक्शन क्या क्या हुई है। ठीक है, ये डाटा फ्लो दिखाता है एरो, ये कि डाटा कहाँ से कहाँ गया है। जो एरो इंडिकेट करता है वो डायरेक्शन ऑफ डाटा, फ्लो ऑफ डाटा। सोर्स एसरिक क्या होती है, ये एंटिटी होती है जो प्रोवाइड करती है इनपुट ऑफ द प्रोसेस टू सेव आउटपुट ऑथ, या तो ये इनपुट लेगी या तो आउटपुट को सेव करेगी। ठीक है, डाटा सोर्स क्या होता है कि जो डाटाबेस से फाइल हम जिसमें डाटा स्टोर करते हैं वो डाटा स्टोर होता है, जिसे डाटाबेस की फाइल्स को स्टोर करते हैं ना, सेम। RMS, एक एग्जांपल रूट मीन स्क्वायर, जैसे हमें यहाँ एक रूट मिला मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर का क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, उसका फिर क्या करेंगे रूट, जैसे प्रोसेस चलता है।
एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, ए जैसे मान लिया रूट में स्क्वायर निकालना ए बी सी का, तो ए इनपुट आ गया, बी इनपुट आ गया, सी इन, अब इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मीन निकालेंगे, फिर रूट करेंगे, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जल्दी सब आप समझ में आ जाएंगे, बहुत कम टाइम का ये वीडियो बनेगा। अब आते हैं ER डायग्राम में। ER डायग्राम वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ER डायग्राम पिछले साल ही था। एक्सप्रेस करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रेक्टेंगल क्या दिखाता है, एंटिटी सेट दिखाता है, एलिप्स दिखाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एट्रीब्यूट, आपने एंटिटी सेट एट्रीब्यूट ये सब पढ़े रखा है। डायमंड क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है, रिलेशनशिप किस डाटा से किसे, किस एंटिटी से कैसे क्या रिलेशन है। लाइन दिखाता है कनेक्टेड एट्रीब्यूट्स, कितने एट्रीब्यूट किससे कनेक्टेड हैं। डबल एलिप्स दिखाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जैसे किसी का मल्टी वैल्यूड, जैसे किसी का फ़ोन नंबर हो मल्टी वैल्यूड हो सकता है, एक मोबाइल नंबर होते हैं, कई मोबाइल नंबर हो सकते हैं। डैश एलिप्स क्या होता है, डेराइव्ड होता है, जैसे मान लिया किसी की करंट एज बतानी है तो हम उसका क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे और उसके बाद आज की डेट देखेंगे, माइनस करके डराइव करके उसका डेट एज निकाल लेंगे। ठीक है, की एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की होती है की एट्रीब्यूट में आती है, जिसके थ्रू हम देखते हैं एंटिटी सेट को डिफाइन करते हैं प्राइमरी की के थ्रू। ठीक है, डबल रेक्टेंगल क्या करता है, अभी एक एंटिटी सेट दिखाता है। ठीक है, और डबल लाइन क्या दिखाता है, टोटल पार्टिसिपेशन इन एनी रिलेशनशिप। ठीक है, इसको वैसे ओवर रफली पढ़ लीजिएगा, मुश्किल है क्या है, बट आ भी सकता है। डिसीजन टेबल, अब डिसीजन टेबल भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ये टेबलर रिप्रेजेंटेशन बताता है कंडीशन और एक्शन स्टेप को। इसमें बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें होती है। कंडीशनल स्टेप क्या करता है, कंडीशन बताता है, हर कंडीशन पॉसिबल बताता है वो डिसीजन के लिए, पार्टिकुलर डिसीजन के लिए। अभी ये आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। कंडीशन एंट्रीज क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन कंडीशन एंड डिसीजन रूल के बीच में रिलेशन बताता है। एक्शन क्या करता है, पॉसिबल एक्शंस बताता है। और एक्शन एंटिटीज क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड डिसीजन। ठीक है, डिसीजन रूल जो इन दोनों के बीच में देखते हैं कि हम कैसे मैनेज होता है, जो पर्टिकुलर एक्शन ट्रिगर होता है वो बताता है। इसको हम वैसे अभी एग्जांपल से समझ में आता है, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास आईडी कार्ड है, तो ये कंडीशनल स्टेप में आ गया। कंडीशन मतलब ये कंडीशन है आपकी कि आईडी कार्ड है कि नहीं। ठीक है, कंडीशन स्टेप, इसमें आप कंडीशनल एंट्री बताएंगे कि आईडी कार्ड है, यस, तो ये कंडीशनल एंट्री हो गई। ठीक है, तो अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप क्या करेंगे, एक्शन क्या है कि आपको कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी, ये हो गया एक्शन स्टेप। तो एंट्री मिलेगी कि नहीं, ये हो गया यस। मान लिया आपके पास वैलिड आईडी कार्ड नहीं है, कंडीशनल स्टेप क्या है, वैलिड आईडी कार्ड। कंडीशनल एंट्रीज, आपने एंट्री किया कि आईडी कार्ड आपके पास नहीं है, तो क्या हो गया, एक्शन क्या हो गया, एक्शन क्या परफॉर्म होगा, जो एंट्री इन कॉलेज है वो आपकी नहीं होगी। ठीक है, समझ गए ना। अब आते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। नाम से पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर करता है कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कितने इंप्रूवमेंट किए गए हैं, क्या क्या उसमें किया गया। ठीक है, तो देखते हैं, आल्सो नोन एज क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट इसका एक नाम और भी है, क्वालिटी मैनेज करता है। इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के प्रोसेस को इवेल्युएट करता है और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर करता है। इसका बेनिफिट यही है कि ये जैसे हम जब चेक करेंगे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, तो हम देखें कोई एरर तो नहीं है, तो एरर वगैरह ईजिली फाइंड आउट हो जाता है, ये इसकी क्वालिटी है। एसक्यू प्लान होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है रोड मैप फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए रोड मैप प्रोवाइड करता है। एसक्यू प्लान क्या आता है, वो डेवलप करता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ये डेवलप किसके थ्रू होता है, जो एसक्यू ग्रुप होता है। ठीक है, गवर्न बाय क्वालिटी स्टैंडर्ड विच इज़ ISO 9000 होगा फ्रेंड्स, सॉरी, और SEI CMM। तो फ्रेंड्स अभी इसको समझते हैं क्या है, अभी आप इसको एक मिनट स्किप करिए, बस ये जान लीजिए कि SQA जो प्लान होता है वो डेवलपमेंट टीम में कुछ ग्रुप होते हैं जिसके द्वारा गवर्न किया जाता है स्पेसिफिक टास्क के परफॉर्म के लिए, चेक करने के लिए कि क्या सही है, क्वालिटी एश्योर करने के लिए बेसिक प्लान बनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि SEI CMM क्या है और ISO 9001 क्या है। ये एग्ज़ाम में आता भी है। तो SEI CMM क्या है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि अमेरिका में है, USA में है, उसने डेवलप किया था कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि है USA में, उसने डेवलप किया था कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये चेक करने के लिए पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर कैपेबल है या नहीं, उसकी मैच्योरिटी कैसे, यही सब चेक करने के लिए। और बेसिकली ये सॉफ्टवेयर के लिए ही डेडिकेटेड था। तो क्या कहते हैं, SEI CMM स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड जज द मैच्योरिटी ऑफ, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करता है और जज करता है कि पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर
मैच्योर मतलब पार्टिकुलरली वर्क कर रहा है कि नहीं। इसके बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इस 5 लेवल्स होते हैं। पहला होता है इनिशियल लेवल, दूसरा रिपीटेबल, तीसरा डिफाइंड, मैनेज्ड, ऑप्टिमाइज्ड। CMM के इतने लेवल होते हैं। इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। IRDMO करके आप समझ सकते हैं, कोई भी ट्रिक जैसे आपको इजी लगे बना लीजिए, ठीक है। क्या करते हैं इनिशियल में बेसिकली हम क्या करते हैं, लोएस्ट, जैसे कोई छोटा मोटा ऐप डेवलप करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जब से जैसे कोई कंपनी शुरू होती है स्टार्टिंग में ही, तो वो क्या आ जाती है इनिशियल स्टेज में। छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ होते हैं या पार्टिकुलरली कोई आदमी डेवलप करता है तो इनिशियल में आ जाता है। रिपीटेबल में क्या होता है, जैसे मान लिया आपने इनिशियली कुछ काम किया है, फिर आप उसी के बिहाफ पे थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं प्लान और मैनेज, फिर उस प्रोजेक्ट को प्लान और मैनेज करने लगते हैं। तो और एक्सपीरियंस की बेस पे, जो इनिशियल में आपको एक्सपीरियंस मिला था तो रिपीटेबल होता है। फिर डिफाइंड में क्या आता है कि हम चेक करते हैं जब हम डिफाइन में आ जाते हैं, जब हम किसी एक फिर अपने कंपनी को एक बल्क मतलब एक बड़े टास्क परफॉर्म करते हैं या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम मूव करने लगते हैं छोटी सी कंपनी से, तो वो क्या करता है डिफाइंड हो जाता है, डिफाइंड लेवल में आ जाता है। उसके बाद आता है मैनेज लेवल। मैनेज लेवल जैसे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने आप को धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को धीरे धीरे मेच्योर करते जा रहे हैं, मेजर करते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप क्या होंगे मैनेज लेवल पे आ जाएंगे कि अब आप कंपनी के अच्छे रेप्यूटेड, आपकी कंपनी अच्छे रेप्यूटेड पोजीशन पहुंच गई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में। फिर क्या तो ऑप्टिमाइज आता है, जब अब आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं तो आप क्या करेंगे, अब आपके अंदर सारी इम्प्योरिटीज़ खत्म हो गई, तो आप डे टू डे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे फॉर मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो यही 5 है। इनिशियल में शुरू करेंगे, उसके बाद उसको रिपीट करेंगे और फिर डिफाइंड से क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। छोटी सी आपकी कंपनी है, वो रिपीट होकर उसी टास्क को रिपीट करके थोड़ा बड़ा बनेंगे। उसके बाद क्या होगी, दिन ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन के बाद वो क्या होता है मैनेज्ड। ये लेवल्स हैं, या तो आपको इस लेवल में ग्रेड देगी CMM, या तो इस लेवल में, ऐसे करके फाइनली यहाँ तक देती है। जैसा हाईएस्ट लेवल होता है ये लोएस्ट लेवल होता है। अब ISO 9001 क्या है, इसको सर्टिफिकेशन कैसे प्राप्त करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले एक एप्लीकेशन देंगे। मान लिया हमारे पास कोई एक ऐप है या हमारे पास कोई भी चीज़, हमारी कोई इंडस्ट्री है। सबसे बड़ी बात तो है कि ISO 9000 जो है 9000 ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं डील करती है, कंपनी इंडस्ट्री के लिए डील करती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डील करती है। तो इसमें क्या करते हैं ISO 9000 सर्टिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास कोई कंपनी होती है, उसका हम क्या देते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हम एक एप्लीकेशन देते हैं कि आप हमें इंस्पेक्ट करिए और आप हमें सर्टिफाई प्रोवाइड करिए, सर्टिफाई करिए ISO के थ्रू। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने कोई एप्लीकेशन दिया, ठीक है। अब उसको एक छोटा सा रफ असेसमेंट बना लेते हैं कंपनी को, उसको ISO को दिखाने के लिए कि देखिए हमारी कंपनी में बेसिक ये चीज़ें हैं जो कि हम रफ असेसमेंट बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट का रिव्यू करती है कंपनी, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, जब डॉक्यूमेंट का कंपनी रिव्यू करती है, कंपनी पार्टिकुलर रिव्यू करने के बाद फिर कंप्लेंट्स ऑडियंस करती है, मतलब वो फिर देखती है कि, और कंप्लेंट्स ऑडिट करती है, वो देखती है कि क्या क्या आप में दिक्कत है, क्या क्या एरर्स है, और वो डिस्ट्रिक्ट करती है कि आप पार्टिकुलर्स इस चीज़ को सॉल्व करिए तभी हम आपको सर्टिफाई करेंगे। जब कंपनी इस चीज़ को सॉल्व कर लेती है तो फिर क्या करती है, वो ISO रजिस्टर्ड हो जाता है, कंपनी उसे सर्टिफाई कर देती है ISO, ठीक है। ISO उसे सर्टिफाइड कर देती है कि पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ISO से सर्टिफाइड है। उसके बाद होता है कंटिन्यूड सर्वाइलेंस, मतलब ये फिर लगातार डे टू डे या मतलब मंथली ये चेक होता रहता है कि आपका पार्टिकुलर जो कंपनी है ठीक उसी हिसाब से वर्क कर रही है जिस हिसाब से आपने दिखाया था या नहीं। अब फाइनली फ्रेंड्स ये आ जाता है इंपॉर्टेंट कि SEO 9000 और CMM में डिफरेंस आ जाता है। एग्जांपल तो मैं इसको लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट में, ये भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी वे में मैंने लिख दिया है कि क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि ISO 9000 और CMM SEI। देखिए ISO 9000 क्या होता है, बेसिकली नेम से ही आप डिफरेंस हो रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और CMM क्या होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। दोनों नेम से। सेकंड क्या होता है, अप्लाई एनी इंडस्ट्री। देख क्या होता है, ISO कोई भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन CMM क्या है, ओनली सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, ISO फोकस करता है कॉर्पोरेट और बिजनेस में, ठीक है, और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ में। जैसे ISO को फिर लग गया कि आप में कोई एरर है या कमी है आपके उसमें, तो क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करेगी कि आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिए, रिस्ट्रिक्ट ही करनी है तो उसको फुलफिल करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि इसमें क्या सजेशन देते हैं कि आप इसको कर लीजिए और आपको छोटे लेवल का वो मिलेगा सर्टिफिकेट, अगर आप इसको फुलफिल कर लेंगे तो आपका सर्टिफिकेट बड़े लेवल में जा सकता है। क्या करता है इसका, ये क्या करता है ISO या तो प्रोवाइड कर देगा कि हाँ आप ISO है या तो नहीं है, पास या फेल का सिस्टम रहता है, आपको या तो ISO सर्टिफिकेट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। और इसमें क्या है लेवल्स के हिसाब से ग्रेड
सब्जेक्ट के हिसाब से मिलता है, इनिशियल लेवल भी मिल सकता है आपको, ऑप्टिमाइज लेवल भी मिल सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। और आईएसओ में क्या होता है, कोई लेवल नहीं होता है, इसमें 5 लेवल होते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं एफर्ट करके वीडियो ला सकूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा भी परसों ही एग्ज़ाम है। तो मैं आप लोग को समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी हमें समझिए और हिसाब से अपना एफर्ट दीजिए ताकि हम उसी एफर्ट से नया वीडियो ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी AK2 के सिलेबस हम आपको देते रहें और ऐसे इजी नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।